गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये क्या डिस्कस किए थे हम लोग लास्ट क्लास में कि जैसे कोई Light through three polarizer. लाइट थ्रू रोटेटिंग पोलराइजर है ना, ये डिस्कस किए थे कि अगर आप किसी पोलराइजर के Yes. सामने से लाइट को लाइट के सामने पोलराइजर तक की तो कोई पोलराइज लाइट है, उसके सामने पोलराइजर को अगर आप रोटेट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो थ्री पोलराइजर का केस भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, है ना। क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, ये जो पोलराइजेशन का क्वेश्चन है ना, जैम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, वो एक नेट असाइनमेंट है ना, ईएमटी नेट दिसंबर 2021 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नेट ईएमटी नेट दिसंबर 2021। इस असाइनमेंट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर आप देखोगे पोलराइजेशन, क्योंकि नेट बैच में ये पोलराइजेशन ईएमटी का पार्ट है ना, तो इसीलिए उसमें ये असाइनमेंट है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन दोनों में सेम ही आता है, चाहे जैम के लिए आप पढ़िए या नेट के लिए, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस यूनिट अलग अलग है। नेट में ये पोलराइजेशन ईएमटी में पढ़ना है और जैम में वेव्स एंड ऑप्टिक्स में है ये। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लोगे वो सभी असाइनमेंट हैं, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सभी के हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, गेट एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो आप लोग अटेम्प्ट किए थे। कौन सा सर? N1 पोलराइजर का, N पोलराइजर का जो क्वेश्चन था, देखो अभी हम शो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो उससे पहले क्वेश्चन देते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सपोज एक पोलरॉइड है, मतलब पोलराइजर है ये, दिस इज ए पोलराइजर, ये इसका पास एक्सिस है। ठीक है, अब इस पे हमने एक लाइट इंसिडेंट किया, लाइट बीम है ये, दिस इज ए लाइट बीम। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट कर दिया गया। ठीक है, सो लाइट बीम इज इंसिडेंट लाइक दिस, और इसका जो है ना एरिया मान लो ए दिया हुआ है, इस लाइट बीम की इंटेंसिटी आई नॉट है। ओके, और दिस इज प्लेन पोलराइज, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, इट्स इंटेंसिटी इज आई नॉट। ओके, सो एंड नाउ इट इज, ये जो पोलरॉइड है, इसको हम इस इंसिडेंट लाइट को एक्सिस मानकर इसे हम रोटेट करा रहे हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, so question is calculate energy transmitted during one rotation। एक रोटेशन में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी। ठीक है, ड्यूरिंग वन रोटेशन, वन फुल रोटेशन, बेसिकली वन फुल रोटेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट की जा रही है और इसके सामने एक पोलराइजर रख के ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, पोलराइजर को, तो इससे कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर, है ना, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, थ्रू पोलराइजर। Calculate energy transmitted through polarizer during one full rotation. Okay, that's the question. थोड़ा सा सिर्फ सोचना है आपको, आंसर पता चल जाएगा। ओके, यू हैव टू थिंक अ लिटिल ओनली।
सर ये एरिया है ना? हाँ ए एरिया है। सर ए आई नॉट स्क्वायर पाई अपॉन ओमेगा। आई नॉट स्क्वायर आ रहा है, आई नॉट, आई नॉट आई सर आई नॉट है ना, हाँ। सर ए आई नॉट और इंटू पाई पाई अपॉन ओमेगा। अपॉन ओमेगा हो सकता है। सर 2 आ रहा है, 2 पाई बाई ये आई नॉट पाई अपॉन ओमेगा। 2 का फैक्टर भी आ रहा है, सर 2 का फैक्टर है। हो सकता है कि 2 का फैक्टर आएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मुझे भी लग रहा है। सॉल्यूशन देखो, इसमें जो है ना, सबसे पहले आप देखिए इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर, तो मान लो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डी यू एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो ए दिया हुआ है, पर यूनिट टाइम ऐसे dt लिख देते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू, देखो इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट दिया हुआ है, तो आई नॉट ए और इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। और तो डी यू इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू, अच्छा एनर्जी ट्रांसमिटेड निकालना है ना, तो यहाँ पे आई लिख दो, सर आई कितना है, नॉट हाँ अपॉन तो 2 हो हम, जाएगा ना? नहीं एनर्जी ट्रांसमिटेड निकालना है ना, तो इधर आई नॉट है, तो एनर्जी ट्रांसमिटेड जब लिखेंगे ना, देखो इधर जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, राइट साइड वाला इंटेंसिटी लेना हाँ तो पड़ेगा। इधर ये एनर्जी ट्रांसमिटेड, हमें कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ ये बताना है, तो ये आई लिख देंगे इसको, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू आई नॉट और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर इसको ओमेगा टी लिख दो आप, ठीक है ना, और इंटू डी टी और इंटू एरिया हो जाएगा। जनरली जब रोटेट कर रहा है ना विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो आप उसको ओमेगा टी लिख दीजिए, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेट इट, तो 1 फुल रोटेशन, तो यहाँ से देखो डी यू से यू हो जाएगा आई नॉट और इंटू एरिया और इंटू इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, और डी टी, और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये होता है ना। देखो थीटा इज इक्वल, थीटा की जगह पे आप देख रहे हो हम लोग ओमेगा टी पुट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम 1 फुल रोटेशन में थीटा की जगह 2 पाई लिखेंगे, तो ये ओमेगा टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से u इज इक्वल टू आई नॉट, और अच्छा 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है ना, आई नॉट इंटू ए और इंटू पाई और डिवाइडेड बाई, ठीक है, ओमेगा, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, दैट इज द आंसर। बेसिक क्वेश्चन है मेरस लॉ पे बेस्ड, ठीक है ना। ये प्लेन पोलराइज लाइट है, यू आर पासिंग इट थ्रू पोलराइजर, तो ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी लिख दिया गया, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये फैक्टर जो है ना 0 हो जाएगा इंटीग्रेट होने पे, बिकॉज इट विल बिकम साइन फंक्शन, साइन 0 0 भी होगा, और साइन जो है ना 2 पाई 4 पाई सभी 0 होता है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज ये क्वेश्चन जानते हो इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इरोडोव बुक, ओके, इरोडोव की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इरोडोव के क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है इरोडोव का, ध्यान में रखोगे इसे, ठीक है। ओके देखो अब 1-2 क्वेश्चन इससे शो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये सभी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, देखो कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस कर दिया गया है, क्वेश्चन हम जो है ना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चलो एक डिस्कस कर देते हैं, ये बेसिक है इसलिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ 3 लाइट बीम्स आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर। एनालाइजर जानते हो, जो पोलराइजर को हम रोटेट कर रहे हैं ना, रोटेटिंग पोलराइजर इज कॉल्ड एनालाइजर, ओके, ये ध्यान रखोगे। तो हम रोटेटिंग पोलराइजर बोल रहे थे ना, उसी को एनालाइजर भी बोला जाता है। पोलराइजर और एनालाइजर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस पोलराइजर को जब हम रोटेट करते हैं लाइट को एनालाइज करने के लिए, तो वो एनालाइजर कहलाने लगता है, ठीक है। तो इट्स द सेम थिंग, ठीक है, अभी हम लिख देंगे ये चीज, ठीक है। is found to vary as shown in the figure in the graphs, following graphs. Identify the option giving the correct state of polarization of the incident beam from the graph, okay। देखिए ये 3 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ 3 डिफरेंट लाइट बीम्स, ठीक है, ये हम रोटेट कर रहे हैं लाइट बीम के सामने पोलराइजर को, मतलब एनालाइजर के थ्रू जा रहा है ये, तो ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये 3 इंटेंसिटी है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्या लग रहा है, किसका है ये,
CPL या अनपोलराइज्ड। ये अनपोलराइज का भी हो सकता है और सर्कुलरली पोलराइज का। देख रहे हो हाफ हो जा रही है इंटेंसिटी, एग्जैक्टली देख रहे हो हाफ हो रहा है ना। और ये 0 और मैक्सिमम के बीच में आई नॉट के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा है? PPL। पीपीएल है। और व्हाट अबाउट दिस वन? इलिप्टिकली पोलराइज्ड हो सकता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये फिगर सही नहीं बना हुआ है, समझ रहे हो ना, फिगर थोड़ा खराब बना हुआ है, ठीक है, फिगर प्रॉपर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हम जानते हैं इलिप्टिकली पोलराइज्ड का लास्ट क्लास में बताया गया था आप लोगों को कि जब हम लोग फिगर उसका बनाते हैं तो वो बेसिकली 0 नहीं होता है, उसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना, फाई, अगर हम फेज डिफरेंस π/2 लिए थे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है क्या आया था? कुछ ऐसा आ रहा था ना, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी था और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी था वहां पे, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी बेसिकली 2 लिमिट्स के बीच में वेरी कर रहा था, तो ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लीनियर पोलराइजेशन, बी सर्कुलर और थर्ड इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ये ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड में सर्कुलर लीनियर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये सब मैच कराने वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये सब आप लोग कर लोगे, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप लोग को मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी आपको खुद से करना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। देखो नेट एग्जाम का भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सभी ओके। तो एक क्वेश्चन सिर्फ हम लोग देखो डिस्कस कर रहे हैं, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर होगा। रीड क्वेश्चन नंबर 36। सर थोड़ा जूम कर दीजिए ना। जूम तो क्या हुआ है? जूम करने से फिर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चोरी भी हो गई। क्या हुआ? अच्छा, जल्दी से आंसर नहीं बताना है आपको, ठीक है। हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी में रहते हैं, एग्जाम में भी ऐसी जल्दी कर क्या होगा, एकदम मार्क्स जो है ना नेगेटिव पहुंच जाएगा, ठीक है। जल्दी नहीं करना है आपको। इतना जल्दी आंसर कैसे निकल गया? इसका आंसर इतना जल्दी निकल ही नहीं सकता। हमको पता है इस क्वेश्चन का कितना मतलब कितना टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में। अगर पहले से सॉल्व किया वो बात अलग है, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं हो सकता है ये। सर सर फर्स्ट केस में ज्यादा इंटेंसिटी होगी सर, सेकंड केस से मतलब N1 ज्यादा होगा। IN1 मतलब दो ऑप्शन में दिया हुआ है, IN1 ग्रेटर इसमें दिया हुआ है और IN1 ग्रेटर इसमें दिया हुआ है, बी और डी में दिया हुआ है।
इंटेंसिटी में दिया हुआ है। सर लास्ट ऑप्शन हो गया सर, पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल हो गया। लास्ट ऑप्शन आ रहा है, देख लो सभी लोग, लास्ट ऑप्शन आ रहा है क्या? क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन ए सेट ऑफ n सक्सेसिव पोलराइजर mth पोलराइजर मेक्स एन एंगल m pi divided by 2n with vertical. A vertically polarized light of beam intensity I naught is incident on two such sets with n1 with n equal to n1 and n equal to n2, where n2 is greater than n1. ठीक है, let the intensity of the beam coming out be in1 in2 respectively. Which of the following statement is correct about the outgoing beams? अच्छा, इसमें कैलकुलेशन करके बता रहे हो कि सोच के बता रहे हो सिर्फ कि n1 वाला ज्यादा हो जाएगा? सर वो कॉस के वेरिएशन में एंगल में n नीचे है, तो कॉस में π/2 के बीच में एंगल बढ़ाने से कॉस की वैल्यू कम हो जाती है। जानते हो एक बात बताएं, देखो एक बात, हाँ हाँ समझ रहे हैं। देखो अब बंद करो माइक, ठीक है? देखो हम बता रहे हैं, जानते हो यही लॉजिक हम लोग भी लगाए थे जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। जानते हो देखो टीचर्स का एटीट्यूड क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कि हमें तो एग्जाम तो देना नहीं है, हम तो इतना मतलब प्रेसाइज होना नहीं चाहते, मतलब प्रेसाइज तो होना पड़ता है स्टूडेंट के लिए, बट जब हम क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के, तो हम ऐसा नहीं करते कि हम बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसा करते हैं ना कि देख करके उसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। वी बिकम लेजी एट दैट टाइम, है ना, मतलब ऐसे जनरली। इसीलिए जानते हो कई बार आप देखोगे कि जैसे टीचर्स आंसर की निकालते हैं तो मिस्टेक भी हो जाता है, तो उसका एक रीजन जानते हो, मेन रीजन ये भी होता है कि टीचर्स कैलकुलेशन कम करते हैं, ठीक है, वो जल्दी में आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। जानते हो इस क्वेश्चन का भी, जब ये क्वेश्चन भी जब आया था ना, तो जानते हो उस टाइम क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग और भी जो टीचर्स थे, ठीक है, सभी लोग हम लोग यही सोचे कि क्या बोलते हैं कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है और इसका पावर हम हायर कर देंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगा। लेकिन जानते हो ये लॉजिक वर्क नहीं कर रहा था, दिस लॉजिक वाज नॉट वर्किंग, क्योंकि जानते हो क्या है कि दोनों लेस देन 1 है। अब दो लेस देन 1 है, दोनों का पावर आप बढ़ा रहे हो तो फिर डिपेंड करेगा ना, और दोनों का एंगल इक्वल नहीं। देखो एक बात हम बता रहे हैं आपको, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, देखो मतलब आप जो कह रहे हो ना गलत हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, वैसा हम लोग भी सोचे थे, फिर बाद में हम लोग इसको एनालाइज किए तो पता चला, जैसे मान लो 1/2 है एंगल, 1/2 इज लेस देन 1, अब इसका वैल्यू 4 वाला है ना ये, ठीक है ना। हाँ तो आप लोग जानते हो लॉजिक ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर कितना था, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो इसमें दो तरह का सेट ऑफ पोलराइजर दिया हुआ है, एक में n1 पोलराइजर है और दूसरे में n2 पोलराइजर है। अब इसमें जो है n1 लेस देन n2 दिया हुआ है, ऐसा ही है ना, n1 इज लेस देन n2। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे देखो इंटेंसिटी जो फर्स्ट केस में in1 जो निकलेगा ना, in1 से जो क्रॉस करेगा दैट विल बी I नॉट एंड कॉस, ठीक है ना, कॉस जो भी है यहाँ पे कॉस, मान लो हम एंगल को यहाँ पे θ1 बोल देते हैं, ठीक है ना, और टू द पावर n1 हो जाएगा, और दूसरे वाले केस में I2 और यहाँ पे cos 2n1 होगा, यहाँ पे है ना 2n1, क्योंकि cos स्क्वायर होता है ना। हाँ तो I2 इज इक्वल टू I नॉट, और क्योंकि बार बार क्रॉस कर रहा है तो cos θ2 टू द पावर 2n1। ऐसे ही सोच रहे हो ना आप लोग भी, दिस इज हाउ यू आर थिंकिंग, इज दैट ओके? दो मतलब n पोलराइजर से क्रॉस कर रहा है 2। अभी हम थोड़ा और इलेबोरेट बताएंगे, लेकिन पहले मिस्टेक बताते हैं आपको। अब जानते हो इस लॉजिक को आप लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग दिस लॉजिक। लॉजिक ये है कि देखो पावर ज्यादा होगा, पावर इज ग्रेटर देन वैल्यू इज स्मॉलर, ओके। जानते हो ये लॉजिक कब लगता है, जब यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो दोनों सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। अब अगर हम जानते हो मतलब दो स्मॉल वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो दो, लेकिन दोनों डिफरेंट लेते हैं, हम दोनों डिफरेंट हम लेते हैं, फिर जानते हो ये लॉजिक नहीं भी लग सकता है। जैसे मान लो हम ऐसे लेते हैं 0.2 लिया और यहाँ पे हमने लिया 0.3, सॉरी ये लेस नहीं करते हैं, 0.3। अब यहाँ पे हमने वैल्यू 4 लिया और इसका 5 लिया, तो देखो पहले से ये थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है पावर 4 करेंगे ना, यहाँ पे नहीं, ये उल्टा कर दिए हम, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो इसको हम 6 कर देते हैं, 6, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पावर ज्यादा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा वैसे ही तो कर रहे थे, ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। ये तो देखो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे पावर ज्यादा है ना, पावर ज्यादा है यहाँ पे तो ये स्मॉलर हो जाएगा,
ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसा कर दो, मान लो ये 0.4 कर देते हैं इसको, ठीक है ना, 0.4। हाँ, तो ये पावर ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं कि स्मॉलर होगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू का पावर आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि बिगर भी आ जाए। तो वह यही चीज जानते हो इस क्वेश्चन में हो रहा था। इस क्वेश्चन में जानते हो हम लोग भी ऐसे ही सोचे थे, हम क्लियरली बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने करेक्ट सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो जानते हो बाद में समझ में आया कि ये जो है ना, एक्चुअली मिस्टेक ये हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता ना एंगल दोनों, तो जानते हो उस केस में हम लोग कह सकते थे कि पावर हायर होगा, हायर पावर तो वैल्यू स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 1 क्वांटिटी का जितना पावर हाई करोगे वो उतना स्मॉल होता जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, दिस इज वर्टिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पे N1 पोलराइजर है, तो देखो हम जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना, ये पोलराइजर नहीं है, ध्यान रखोगे, पोलराइजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पोलराइजर है ये, ठीक है ना, फिर सेकंड पोलराइजर है ये, दिस इज थर्ड पोलराइजर, दिस इज फोर्थ पोलराइजर, दिस इज फिफ्थ पोलराइजर, ठीक है ना। इस तरह से पोलराइजर्स दिए हुए हैं, लास्ट पोलराइजर इस तरह से, ये सेट ऑफ N1 है, ठीक है ना। उसी तरह से फिर एक N2 का एक सेट है, देयर इज अनदर सेट ऑफ N2 पोलराइजर। ओके, अब हम देखो क्वेश्चन शेयर करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जानते हो ट्रिकी क्वेश्चन है, स्लाइटली ट्रिकी है ये, ठीक है। देखो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ था, देखो a set of n successive polarizer, the mth polarizer makes an angle m pi divided by 2n with vertical। mth को बोला जा रहा है, तो अगर हम फर्स्ट लिखेंगे ना, फर्स्ट पोलराइजर, तो m की जगह 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन में m की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 लिखोगे तो फर्स्ट पोलराइजर कितना एंगल बना रहा है, पाई डिवाइड बाय 2n1 विथ वर्टिकल। फिर दूसरा पोलराइजर बनाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 2n1, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंगल निकालोगे ना, तो पाई डिवाइड बाय 2n1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो क्या है कि देखो ये जो एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज, मान लो ये n1 का सेट है, तो ये पाई डिवाइडेड बाय 2n1 है ये एंगल। ओके, तो उसी तरह से ये सारे एंगल पाई डिवाइड बाय 2n1 हो रहे हैं, पाई डिवाइड बाय 2n1, ठीक है ना, ये इस तरह से। अब एक दूसरा ये N1 का सेट है, इसी तरह से N2 का सेट है, तो ये एंगल देखिए N2 वाले में ये जो एंगल होगा ना, जैसे ये एंगल हम लिख रहे हैं वो पाई डिवाइड बाय 2n2 हो, N1 अभी हो रहा है, वहां पे N2 हो जाएगा। तो N1 और N2 डिफरेंट है ना, तो ये एंगल चेंज हो जा रहा है, एंगल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे सोचिए, पहले जो लाइट है ना वो प्लेन पोलराइज लाइट है, बोला गया है ना प्लेन पोलराइज लाइट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वर्टिकल है। तो देखो वर्टिकल है, तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया ना, यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है इधर, ठीक है ना। देखिए इस तरह से है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसा। अब देखो ये जो है ना फर्स्ट पोलराइजर, ये फर्स्ट पोलराइजर नहीं है, फर्स्ट पोलराइजर ये एरो जो बना हुआ है वो है, इसको क्रॉस करेगा ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा पैरेलल, फिर इसके पैरेलल हो जाएगा, फिर इसके पैरेलल हो जाएगा, फिर इसके पैरेलल हो जाएगा, फिर इसके पैरेलल, फिर इसके अल्टीमेटली इसके पैरेलल हो जाएगा। तो देखो वर्टिकल था इसका पोलराइजेशन, लास्ट पोलराइजर हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए जो है ना क्या बोलते हैं लास्ट मतलब जब ये बाहर इमर्ज करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पोलराइजेशन का डायरेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है ना। और हर बार आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके साथ जो नेक्स्ट पोलराइजर का के पास एक्सिस का जो एंगल है, ये एरो जो बना हुआ है ना यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये एरो पास एक्सिस है, दिस इज पास एक्सिस, ठीक है ना। ये सभी पास एक्सिस है, ये जैसे ये सभी जो है ना एरो पास एक्सिस है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल वही हो रहा है ना पाई डिवाइड बाय 2n1, तो इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिटी देखो फर्स्ट में एक बार कॉस स्क्वायर अप्लाई करोगे, फिर कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर, इस तरह से अप्लाई करते जाना पड़ेगा, n1 टाइम्स अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ऐसा आएगा I0 और इंटू कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह लिख देंगे पाई बाय 2n1, ठीक है ना, और फिर इसका पावर n1 हो जाएगा, ठीक है ना। देख क्योंकि n1 पोलराइजर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, तो n1 हो गया, ये I1 निकल गया, ठीक है ना। उसी तरह से I2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा I0 एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n2, ठीक है, और n2 पोलराइजर से ये क्रॉस किया तो n2 हो जाएगा। n2 का फिगर भी ऐसे ही बनेगा, ये n1 सेट है तो n2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जानते हो इसमें मतलब इतना तो जानते हो, हमको भी लगता है कि हर स्टूडेंट ने किया होगा इस एग्जाम में भी, लेकिन मिस्टेक हो सकता है कि यहीं पे कर दिया होगा कि ये पावर n1, इसमें बोला गया है कि n1 जो है n1 इज लेस देन n2, ये लिखा गया है क्वेश्चन में।
n1 लेस है तो कुछ ये सोच सकते हैं स्टूडेंट कि हायर पावर करने पे, क्योंकि लेस देन 1 होता है तो ये वैल्यू कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये एंगल भी डिफरेंट है, दिस एंगल इज डिफरेंट एक्चुअली, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो। देखो हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं। अगर जैसे यहाँ पे आप देखिए, इफ n1 इक्वल टू मान लो हम ले लेते हैं 3, ठीक है ना, और n2 इक्वल टू, यहाँ पे एंगल हम ऐसा ले रहे हैं ना जो इजिली कैलकुलेट हो जाए, ठीक है ना। n2 इक्वल टू मान लो हम ले लेते हैं 2, तो इससे जो है ना एंगल हमारा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ये लेंगे ना अगर हम n1, तो i1 इक्वल टू आप निकाल के देखिए कितना आ रहा है, i0, n1 इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो cos पाई बाई 6 हो गया, ठीक है ना। cos पाई बाई 6 कितना होता है, cos पाई बाई 6 √3/2 होगा ना। हाँ तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 का पावर 3 हो गया ये, ठीक है। और i2 निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखिए i0 एंड हम n इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 पुट करोगे तो cos पाई बाई 4 हो जाएगा। cos पाई बाई 4 इज एक्चुअली 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2 हो गया, ठीक है ना, 1/2 का, और फिर पावर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो है ना i0 और डिवाइडेड बाई 4 निकल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि n2 हमने 2 ले रखा है ना। और यहाँ पे देखिए i1 जो निकल रहा है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी 27/64 i0, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, i1 कितना आ रहा है 27/64, जरा क्विकली बताइए डिवाइड करके। ये तो हो गया 0.4218 0.4218, ठीक है 421। अच्छा हम उल्टा ले लिए थे ना इसमें, n1 से कोई बात नहीं कंक्लूजन i1 i2 कर दे, ठीक है ना, ठीक है। इसको जो है ना उल्टा कर देते हैं, इसको i2 कर देते हैं, ठीक है ना, ये सेकंड वाला हो गया, ये i2 हो गया, ठीक है। और ये जो है ना हमारा i1 है ये, ठीक है। अच्छा ये हाँ तो उल्टा हो गया, n1 n2 को भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ वही बात है, i2, ठीक है ना। ये n1 को जो है ना n2 कर दो, मतलब बात आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ये n2 है और ये n1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये n1 है, क्वेश्चन में n1 को छोटा बोला गया था, ठीक है। चलो ठीक है समझ में आ गया। तो ये जो है ना इसको हम i1 कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज i1। तो i1 देखो i1 है ये, तो i1 जो हमारा निकल रहा है वो 0.25 i0 निकल रहा है। हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है, देखो समझ जाओगे उतना मतलब आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। मतलब हम देखो बताना क्या चाह रहे हैं इसमें, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जब नंबर हम कम ले रहे हैं, ठीक है ना, n1 देखो 2 लिया तो इसमें इंटेंसिटी जो 2 वाले से, देखो 2 यहाँ से ये 2 लेकर के इधर कैलकुलेशन किया गया ना, तो 2 लिए तो उसमें इंटेंसिटी 0.25 i0 आया, और जब हम 3 लिए यहाँ पे तो उसमें इंटेंसिटी 0.42 i0 21 i0 आया, इतना आ रहा है। अब बताइए अब कौन सा ज्यादा आ रहा है? 0.421। हाँ तो मतलब जिसमें नंबर ज्यादा है वही ज्यादा आ रहा है ना। यस ठीक है, तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ in2, क्योंकि n2 ग्रेटर था, इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ in1, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। और ये तो बिल्कुल हमें पता है कि यहाँ पे फाइनल पोलराइजेशन जो है ना पहले वर्टिकल था, अब ये ऐसे पैरेलल इसके होता जाएगा, अल्टीमेटली लास्ट पोलराइजर जो है हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए फाइनल पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल, पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ओके, दैट्स द आंसर। समझ में आया सभी को? तो ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, थोड़ा ऐसा था कि आपको वैल्यू भी पुट करके देखना था यहाँ पे। अगर आप वैल्यू पुट करके नहीं देखते, अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करके नहीं देखते ना तो नहीं पता चल पाता ये, ओके। वैल्यू पुट करके देखा गया तभी पता। हेलो सर। सर ये हॉरिजॉन्टल सर कैसे होगा सर? हॉरिजॉन्टल सर जो हमारा लास्ट पोलराइजर है सर, वो हमें पता कैसे जो मतलब वो हॉरिजॉन्टल रखा है सर हमने, क्योंकि सर काउंटिंग उतनी नहीं हुई है, एंगल भी हमें सर मतलब वो फॉर्मूला देखो, एंगल का फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से चेक करो हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगल का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है? हो रहा है सर।
देखो आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा तो काम किया करो, ठीक है। सब कुछ टीचर ही बताएंगे तो आपको कहाँ से, तो फिर आप कैसे सीखोगे। एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, m pi upon 2n ओवर 2n, m पाई बाय 2n। अगर इस फॉर्मूले में n क्या है, व्हाट इज n, सर नंबर ऑफ पोलराइजर सर। और m क्या है, व्हाट इज m, सर mth पोलराइजर सर। मतलब जिस पोलराइजर का भी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से काउंटिंग, फर्स्ट वाले से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वर्टिकल है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये लास्ट वाले पोलराइजर को कितना, कौन सा पोलराइजर बोलोगे आप, n सर n। तो यहाँ पे n पुट करो, n पुट करने पे कितना एंगल निकल रहा है, व्हाट इज द एंगल दैट यू आर गेटिंग, π/2 सर। ठीक। देखो क्वेश्चन पूछना बहुत आसान होता है, समझ गए ना, टीचर अवेलेबल है सामने तो पूछ लो जल्दी से, लेकिन थोड़ा मेहनत करो, सीखो इस तरह से ये सब चीजें, ठीक है ना, नहीं तो एग्जाम में क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है एंगल का, हम लास्ट पोलराइजर को nth पोलराइजर फिर बोलेंगे ना, तो n पुट करेंगे, m की जगह n, n कैंसिल होगा, तो π/2 मतलब लास्ट पोलराइजर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। हेलो सर, सर I2 में एंगल निकालने के लिए m की जगह 2 रखा था ना, I2 में, हाँ, तो π/n2 नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, I n नॉट की cos जगह ही square। तो n2 की जगह ही तो लिख रहे हैं, n2 की जगह पे लिख रहे हैं ना, n2 is 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये एंगल तो निकला हुआ है ना पहले से, ये एंगल है हमारा, ठीक है ना, थीटा, ठीक है, तो n2 की जगह पुट कर रहे हैं ना, ये n2 जो भी है यहाँ पे, सर 3 लेना पड़ेगा n2 क्योंकि जो भी ग्रेटर है, देन n1। ये n2 3 ही लिए थे, यहाँ पे 3 लिए थे, ठीक है ना, 3 लिखे तभी तो 6 हो गया था ना, यहाँ पे 3 × 6, तो π/6 हो गया, π/6 cos π/6 होता है √3/2, उसका स्क्वायर हुआ तो √3/4 हो गया यहाँ पे, वही π/6 हो गया था यहाँ पे, और n1 जब लिखे थे यहाँ पे तो n1 की जगह 2 लिखे थे, ओके, आया समझ में। एंगल अब जो जनरल जो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है एंगल का, वो ऐसे दिया हुआ है ना, थीटा इज इक्वल टू m π/n, ऐसे 2n ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम n, अब n1 वाले केस में n की यहाँ पे n1 लिख दिए, n2 वाले केस में n2 लिख दिए यहाँ पे, अब n2 का वैल्यू जो हम यहाँ पे खुद से एज्यूम किए, देखो लेट ये एज्यूम किए ना, तो यहाँ पे तो n1 का वैल्यू एक बार यहाँ पे पुट किया तो ये एंगल निकल गया, और n2 का वैल्यू पुट किया तो फिर एंगल इसका निकल जाएगा, तो वो समझ रहे हो। देखो अगर ऐसे सिंबॉलिक आंसर पूछा गया होता तो ये आंसर हो गया था, ठीक है ना, लेकिन इसमें पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा स्मॉलर या ग्रेटर है, तो इसीलिए हम वैल्यू पुट करके देखें और वहां से कैलकुलेशन किए, ठीक है ना, देन वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ओके चलो ठीक है। तो अब हम लोग ये 2 पोलराइजर, 3 पोलराइजर और n पोलराइजर मतलब इन जनरल हो गया डिस्कशन। अब हम लोग देखो डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्शन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो प्लेन पोलराइज के बारे में बताया गया कि प्लेन पोलराइज लाइट आप बहुत इजीली बना सकते हैं। सिंपली काम ये है कि आपको लाइट को पास कराना है थ्रू पोलराइजर, ओके। पोलराइजर के अंदर एक एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है, हम बता चुके हैं आपको कि कुछ कंपोनेंट जो है सारे कंपोनेंट एक तरह से कह सकते हो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बस जो पास एक्सिस के पैरेलल का कंपोनेंट होता है वही ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो जैसे ये एक्सपेरिमेंटली मतलब फाउंड टेक्निक है, बाद में मतलब थियोरेटिकली भी पाया गया है ये, ठीक है ना, थियोरेटिकली आल्सो इट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, ठीक है ना, सपोज दिस इज वैक्यूम, या मान लेते हैं ऐसा कह देते हैं ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, सपोज देयर इज ए लाइट बीम, ठीक है, ये लाइट बीम ऐसे इंसिडेंट कराया गया, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, सपोज दिस इज द नॉर्मल, तो लाइट बीम हम ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मान लो आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉर्मल ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो लाइट आप जानते हो, सपोज ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, दिस इज हियर N2 इज ग्रेटर देन N1 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में लाइट जाने पे आप सभी जानते हैं कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट यहाँ पे ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है ना, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ओके, लाइक दिस। थोड़ा खराब बन जा रहा है, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। देखो एक मिनट, ये लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ओके। नाउ ठीक है, अब इस लाइट का कैरेक्टरिस्टिक देखो हम लोग डिस्कस करें। रिफ्लेक्शन में तो ये हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी रिफ्रैक्शन में ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, दिस इज आर, ओके। तो इसमें स्नेल्स लॉ एक लग जाता है, हम लोग जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर is equal to N2 by N1. This is Snell's law. ठीक है, this is one thing. Okay. Quality question number 1. Second thing देखो यहाँ पे जो होता है, जैसे लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराया गया ना, तो कुछ पार्ट ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट आप सभी जानते हो कि रिफ्लेक्ट भी होता है, तो सम पार्ट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, है ना, ऐसे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा यहाँ से, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल आप निकालोगे ना, दिस एंगल इफ यू कैलकुलेट, तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आई। तो ये आई है, ये भी आई है, दोनों एंगल आई है, ठीक है ना। सो दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये मान लो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, दिस इज सपोज अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे करके ऐसे दिखा देते हैं, सपोज करो, ठीक है, दिस इज अनपोलराइज्ड। क्योंकि अनपोलराइज लाइट में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। तो अगर जानते हो इसमें ये पाया जाता है कि अगर ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक सर्टेन एंगल थीटा बी के इक्वल होगा, जिसे ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। इसमें इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ऐसा हो जाएगा, देखो डॉट जो बनाया जा रहा है ना यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, डॉट का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और दिस, ठीक है ना, दिस विल रिमेन अनपोलराइज्ड, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा, दिस विल रिमेन अनपोलराइज्ड, और ये बन जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट विथ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू, ठीक है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये जो प्लेन होता है ना, जिसमें इंसिडेंट लाइट होते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं, नॉर्मल होता है, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो अब देखिए ये जो है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बस एक ही डायरेक्शन में, ये डॉट जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट्स जो है, ठीक है। तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ये कहा जाएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट को अगर इंसिडेंट किया जाता है ब्रूस्टर एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है दैट रिमेन्स अनपोलराइज्ड, ओके। तो वही देखो लिखा जा रहा है, इसी को ब्रूस्टर्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो व्हेन unpolarized light is incident, ठीक है, on interface of two media, ठीक है, two media at Brewster's angle, ठीक है, Brewster angle theta b, then reflected light becomes plane polarized light, ठीक है, with electric field perpendicular to plane of
इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, दिस कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन आल्सो। ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे इसका प्रूफ दिया हुआ रहता है। ठीक है, नाउ लेकिन इसका प्रूफ जानते हो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है इतना, इसके लिए जानते हो हम लोग देखो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन पढ़ चुके हैं हम लोग ईएमटी में, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन जो पढ़े थे ना वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली जो एग्जाम में आता है वो नॉर्मल इंसिडेंस का ही आता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो इंटेंसिटी का डिस्कशन हम लोग करते हैं वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आता है। ये डिस्कशन ऑब्लिक के लिए है, ऑब्लिक का क्वेश्चन नहीं आता है जनरली एग्जाम में। ठीक है ना, तो ऑब्लिक का क्वेश्चन बस इसी पोलराइजेशन में ही आता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू इट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन आल्सो। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, मैक्सवेल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन से प्रूव होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हियर एंड वैल्यू ऑफ थीटा बी इज गिवन एज। ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा बी जो है वो इतना है, देखो थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स n2 by n1। ठीक है, tan इनवर्स n2 by n1 होता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। इसको हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रूस्टर लॉ है। अब इस केस में देखो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ये जो है ना ये हम इक्वेशन एक यूज करेंगे, आई मतलब यहाँ पे आई जो है ये आई का वैल्यू है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू थीटा बी बोला जा रहा है, और इसका वैल्यू जो होगा tan इनवर्स n2 by n1। मतलब जब ऐसा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ब्रूस्टर एंगल के इक्वल होगा तभी ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइट आप इंसिडेंट करेंगे तो हर रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है, दैट इज नॉट ट्रू। इट हैपेंस ओनली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल। ओके, ठीक है, तो अब इस केस में देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू tan इनवर्स n2 by n1 है, और यहाँ पे sin I by sin R इक्वल टू ये भी है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, ठीक है ना, देखो इक्वेशन यूज, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we can show that, ठीक है, we can show that I plus R, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू π/2 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो ये शो किया जा सकता है कि I plus R इज इक्वल टू π/2, मतलब ये और ये मिलकर के π/2 हो रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स इन दिस केस, दिस इंप्लाइज दैट इन दिस केस कहने का मतलब, इन दिस केस मीन्स व्हेन I is equal to theta b है, angle of incidence is equal to theta b, ब्रूस्टर एंगल। ओके, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये जैसे हम देखो लिखे हैं ना यहाँ पे कि I plus R is equal to π/2, ये हम शो कर सकते हैं। तो आप जो है ना इसको ट्राई खुद से कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके देखोगे ये I plus R प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये प्रूव हो जाता है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बस दोनों को यूज करना है। ठीक है, तो इन दिस केस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे या बीम कह सकते हो, रिफ्रैक्टेड बीम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी कैन से। ओके, तो ये ब्रूस्टर्स लॉ से रिलेटेड देखो कुछ पॉइंट्स यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के इक्वल होना चाहिए, विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला tan इनवर्स n2 by n1। ओके, और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है विथ एंगल, सॉरी विथ इलेक्ट्रिकल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, एंड I plus R π/2 हो रहा है, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, दीज आर फ्यू थिंग्स ओके दैट वी शुड कीप इन माइंड। ओके, रिलेटेड, तो मतलब ये भी एक समझ लो टेक्निक है फॉर पोलराइजेशन। ठीक है ना, इस टेक्निक का लेजर में यूज करते हैं। ठीक है, लेजर में जो आउटपुट को पोलराइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो अब देखो इसका एक दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, सपोज इंसिडेंट लाइट जो हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि अनपोलराइज लाइट है, दिस इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज लाइट। देखिए आप ऐसे लिखा हुआ है,
दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कह देते हैं कि सपोज इंसिडेंट लाइट जो है ना वो खुद जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना, ये सब कुछ अनपोलराइज्ड के लिए डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो इसका एक दूसरा केस चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इसी में अगर कभी ऐसा हुआ ना कि देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है ना, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक है। नाउ इट इज सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू थीटा बी, ठीक है। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बी के इक्वल है, ठीक है। और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और आपने इसे इस पे इंसिडेंट करा दिया, दिस इज n2 और दिस इज n1, ठीक है। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए अभी हम ब्रूस्टर्स लॉ में पढ़े थे ना कि अनपोलराइज्ड लाइट है तो रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बोला गया प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इंसिडेंट लाइट जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो हम जानते हैं कि इस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर। तो देखो इस कंपोनेंट को आप कभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल नॉट बी एनी लाइट एक्चुअली, ओके। तो इस केस में नो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, नो रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, देयर इज नो रिफ्लेक्टेड लाइट इन दिस केस, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा लाइट जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दिस विल रिमेन प्लेन पोलराइज्ड। तो एक तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे 100% ट्रांसमिशन हो रहा है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ 100% ट्रांसमिशन। 100% रिफ्लेक्शन का केस आप जानते हो ना, 100% रिफ्लेक्शन का केस क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, ये 100% ट्रांसमिशन का केस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं होती है, ठीक है ना। तो अनपोलराइज्ड लाइट का केस बता दिए हम। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का केस देखो ये एक बता दिए। अब अगर मान लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके परपेंडिकुलर है पोलराइजेशन, अगर हम थर्ड केस देखो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सर इसका रीजन एक बार वो बताइए। रीजन क्या बताए थे अभी हम? कुछ तो बोले थे ना, आपको कितना समझ में आया? इसमें हम क्या बोल रहे थे कि ब्रूस्टर एंगल पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका किधर होता है? अभी हम फिगर यहाँ बनाए थे ना, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन। अरे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, आप उसको रिजॉल्व करके वाई में ला सकते हो क्या? इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस कैन यू गेट सम कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन? नो सर, नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है और यहाँ पढ़ रहे थे कि ये जो ब्रूस्टर एंगल पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ परपेंडिकुलर बचता है। तो देखो रैंडम, ये अनपोलराइज्ड लाइट में तो रैंडम पोलराइजेशन है ना, इसमें पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कुछ एंगल पे हो सकता है। ऐसे एंगल पे है तो ये पैरेलल भी रिजॉल्व हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि पैरेलल कंपोनेंट भी था, परपेंडिकुलर भी था, तो उसका परपेंडिकुलर सिर्फ बचा, पैरेलल नहीं बचा, यहाँ पे पैरेलल बचा ही नहीं था। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे बोल रहे हैं पैरेलल है। अब यहाँ पे हम जानते हैं ब्रूस्टर एंगल पे रिफ्लेक्ट होने पे सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचता है, यहाँ परपेंडिकुलर है ही नहीं है, तो बचेगा क्या? फिर कुछ नहीं बचेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं है, तो इसीलिए कोई भी कंपोनेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा, 100% ट्रांसमिशन है, क्योंकि लॉजिक समझ रहे हो ना। यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मतलब वो रेज या वो बीम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर यहाँ है ही नहीं है, इधर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस एक हम देखो डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो ये लाइट है, सॉरी ये कोई मीडियम है, दिस इज n2, दिस इज n1, और हमने लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराया, ठीक है ना, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक है।
और इसमें अगर हम दिखा दें ये प्लेन पोलराइज लाइट है, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए डॉट से बना हुआ है, ध्यान रखिए डॉट जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, आप कह सकते हो कि विथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लिखा गया था ना इंसिडेंट लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट, ठीक है, ये हो गया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, electric field perpendicular to plane of incidence. Is that okay? So now here you see this angle, again we are saying this I is equal to theta b है। तो इसमें भी जानते हो क्या होगा, देखो हम जानते हैं कि इसमें थीटा बी पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यहाँ परपेंडिकुलर तो था ही, तो यहाँ परपेंडिकुलर दिखाएंगे। देखो इसमें बस क्या कहते हैं, ये डॉट थोड़ा बड़ा बनाया गया है, इसमें डॉट थोड़ा छोटा बनाया जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे करके थोड़ा छोटा बनाते हैं डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डॉट को हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, मतलब इसका कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इधर ट्रांसमिट हो जाएगा ऐसे। तो इसमें भी डॉट ऐसे थोड़ा छोटा बनाओगे, ठीक है ना। तो ये जो बिग डॉट है ना वो दो स्मॉल डॉट में, मतलब डॉट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आप इसको बोल सकते हो ये जो वेक्टर था ना वो दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट और ये होगा ट्रांसमिटेड, तो ये भी प्लेन पोलराइज लाइट होगा और ये भी प्लेन पोलराइज लाइट होगा, ठीक है ना। दिस विल बोथ विल बी प्लेन पोलराइज लाइट, ओके ऑलराइट। तो ये कुछ केसेस है, एक केस और देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इंसिडेंट लाइट है और सॉरी ये N2 है और ये N1 है और ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट। अब हम अगर इसमें बोल देते हैं कि ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, ठीक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से रेगुलर मैनर में रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, ठीक है, दिस इज CPL, ठीक है। वो फिगर बना हुआ नहीं होगा एग्जाम में, वो इन वर्ड्स क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट है, तो देखो इसमें क्या होगा कि ये एंगल फिर से हम वही कह रहे हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा बी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो आपको बताया गया, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ब्रूस्टर एंगल के इक्वल है ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा प्लेन पोलराइज होगा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। तो रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ब्रूस्टर एंगल के इक्वल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट होता है, ये कभी भी कोई और दूसरे टाइप का लाइट नहीं होगा। बस एक केस में सिर्फ नो लाइट आ रहा है, ठीक है, व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, उस केस में। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए अगर आप ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो किसी भी इंस्टेंस में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका एक पैरेलल कंपोनेंट भी हो सकता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसमें दोनों कंपोनेंट है, पैरेलल भी है परपेंडिकुलर भी है, वो ऐसा दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखिए कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कुछ पोर्शन इधर चला जा रहा है, तो इधर जो बचेगा ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कम बचेगा। तो मतलब देखो सर्कुलरली पोलराइज लाइट में क्या होता है, आप जानते हैं ना कि उसमें जैसे अगर आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बात करते हैं ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड इक्वल होता है, याद है ना। सर्कुलरली पोलराइज लाइट अगर आपसे पूछा जाता है कैसे बनता है, तो आप कहते हो सर्कुलरली लाइट, हाँ उसमें कहते हैं ना सर्कुलरली पोलराइज लाइट इज फॉर्म्ड, ये हम लोग देखो लिख चुके हैं कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो होता है ना दैट इज इक्विवेलेंट टू टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना, जिसमें इक्वल एम्पलीट्यूड होता है, इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, और π/2 फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना, π/2 फेज डिफरेंस, दिस वी नो, ओके ये है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि इसमें ऐसा फीचर है, ये वाला फीचर इसमें है, लेकिन इसका कुछ पार्ट इधर चला गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट इधर चला गया, ठीक है ना, कुछ पोर्शन। तो एक जो इक्वल एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे ना, तो उसमें से एक कंपोनेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट मान लो पैरेलल कंपोनेंट, एक डायरेक्शन मतलब एक्स वाई डायरेक्शन मान लो, एक्स को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं और वाई मान लो पैरेलल बोलते हैं,
तो परपेंड एक्स कंपोनेंट यहाँ चेंज हो रहा है, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो अब कंपोनेंट्स आएंगे ना, वो कंपोनेंट अनइक्वल हो जाएंगे, दोज टू कंपोनेंट्स विल बी अनइक्वल। तो याद है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में यही बोलते हैं कि उसमें अनइक्वल एम्पलीट्यूड होता है, फेज डिफरेंस अगर π/2 भी हो गया ना, और अगर अनइक्वल एम्पलीट्यूड है तो दैट गिव्स इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो इसीलिए जानते हो क्या होगा, इसमें जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी ना, ओके, इट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ये इलिप्टिकली पोलराइज, क्योंकि देखो इसमें सर्कुलर में एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऐसा रोटेशन हो रहा होता है ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें रोटेशन वैसा ही हो रहा होगा, बस इसमें अब दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बन जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज लाइट, बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बिकॉज ऑफ द चेंज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज होने की वजह से ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये सर इसको एक बार और बता दीजिएगा, नेटवर्क इशू के कारण वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में इक्वल एम्पलीट्यूड होता है ना, ठीक है। वहां तक तो मैं समझ गया। अब यहाँ से एक मतलब रिफ्लेक्ट हो गया लाइट इधर, तो कुछ एक कंपोनेंट का कुछ पार्ट इधर चला गया, लेकिन जैसे इसमें देखो हम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इसको इक्विवेलेंटली देखो, इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसे भी बनाया जा सकता है, यहाँ डॉट भी बना सकते हो और एरो भी बना सकते हो, दोनों ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो क्या होगा कि एरो जो है ना उतना ही बड़ा रह जाएगा, जैसे जितना बड़ा एरो यहाँ बना हुआ था उतना ही बड़ा एरो यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन डॉट थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जब डॉट एरो इतना बड़ा था और डॉट इतना बड़ा था, दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड हो रहे थे, ये मान लो एक्स कंपोनेंट हुआ तो ये वाई कंपोनेंट कहला सकता है, और ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन मान लो जेड, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ना सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में दो परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है और एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको समझ में आया सभी को, ये और ये रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते हो इसमें ऐसे रोटेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किसी भी मोमेंट पे आप इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो ना, तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये फिगर भी बना रहता है कुछ बुक्स में, आप देखोगे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को डॉट और एरो दोनों से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे कम हो जाए, अब यहाँ पे अनइक्वल हो जाएगा ना, या यहाँ पे कुछ पार्ट परपेंडिकुलर के इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर आ गया, तो अब पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे ऐसा है, देखो ये ई नॉट, मतलब ये ई पैरेलल है, मान लो ई पैरेलल है ये, और ये जो है ना यहाँ पे ये डॉट जो है, दिस डॉट, ओके, दिस रिप्रेजेंटिंग ई परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मान लो। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा था कि ई नॉट पैरेलल इज इक्वल टू ई नॉट परपेंडिकुलर हो रहा था, दोनों इक्वल हो रहे थे एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ई नॉट पैरेलल इज नॉट इक्वल टू ई नॉट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका इधर रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, दैट्स द केस, ऑलराइट। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये सभी कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। देखो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये क्लास 12th में भी बताया जाता है, दिस यू नो फ्रॉम क्लास 12th ऑल्सो, ठीक है ना। बट ये जो लास्ट में भी बताया गया ना कि व्हेन यू रिफ्लेक्ट इंसिडेंट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, देन व्हाट हैपेंस, तो रिफ्लेक्टेड विल बी प्लेन पोलराइज्ड एंड ट्रांसमिटेड विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड, तो वो समझ लो कि आप लोग के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। सर इससे आगे दिखा दीजिए, से आगे तो फिर नेक्स्ट ये था, उसके आगे फिर ये है। सर ये ब्रूस्टर एंगल पर ही क्यों होता है? बता दीजिए क्या हो रहा है? नहीं, ब्रूस्टर्स एंगल पे क्यों होता है, ये देखो फिजिक्स में तो ये मतलब क्या बोलते हैं, बताया जाता है ना कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर एंगल। अब ब्रूस्टर एंगल पे क्यों होता है वो फिर बाउंड्री कंडीशन से बताना पड़ेगा, मैकेनिज्म अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाना पड़ेगा, तो वो ईएमटी में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना, दैट वी डोंट डिस्कस इन ईएमटी, क्योंकि फिर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्चुअल में क्या हो रहा है जानते हो। अगर हम आपसे पूछते हैं सिंपल, देखो यही क्वेश्चन पूछ, ये तो जानते हो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, अगर सिंपली यही पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्यों होता है, जैसे यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, रिफ्रैक्ट क्यों हो जाती है, पहले आप इस चीज को समझेंगे तब तो फिर ये बताएंगे कि ब्रूस्टर एंगल पे वो प्लेन पोलराइज क्यों हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि अनपोलराइज लाइट को जब हम ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, देन इट इज बिकमिंग प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसको समझने के लिए जानते हो फिर आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट क्यों होती है। फिर दूसरी बात ये है कि जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होता है, ठीक है ना। यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट,
then you will be able to explain this polarization phenomena, ठीक है ना। तो वो फिर जानते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो मतलब कोई भी ये सब एक्सप्लेन नहीं करता माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। देखो फिजिक्स में जानते हो क्या किया गया है, मतलब ईएमटी में क्या करते हैं हम लोग, वो हम आपको क्लियर बता देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो कि व्हेन यू इंसिडेंट लाइट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, और जितने एंगल पे आपने इंसिडेंट किया उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज एक्सपेरिमेंट, मतलब फैक्ट है, मतलब नेचर का, कि आप प्लेन मतलब बहुत बहुत स्मूथ सरफेस पे ऐसा होता है। आप लोग जानते हो ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आल्सो, एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, हाँ इरेगुलर सरफेस पे, जैसे मान लो कोई ग्लास प्लेट आप लेते हो ना, जैसे ठीक है, तो ग्लास प्लेट पे ऐसे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि बहुत इसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अगर वो मान लो बहुत स्मूथ ग्लास प्लेट नहीं है, अगर थोड़ा सा रफ है, रफनेस जैसा है अगर, तो थोड़ा सा मतलब इससे डिपार्चर हो सकता है, मतलब इट में वो रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं भी कर सकता है, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि बहुत स्मूथ सरफेस है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि ये और ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ओके, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस। स्मूथ से भी मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए, तब ये एग्जैक्टली फॉलो होता है, ठीक है, उसे ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि दिस हमने बता दिया कि ऐसा होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या बोलते हैं, फिजिक्स में जानते हो क्या करते हैं, बस इस चीज को प्रूफ कर दिया जाता है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। हम मैक्सवेल्स इक्वेशन लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, एंड वी प्रूव दैट आई इज इक्वल टू आर थ्रू बाउंड्री कंडीशन, ओके। अब फिजिक्स में ये नहीं बताया गया है, नोबडी एक्सप्लेन्स यू नो कि वाई एंगल आई इज इक्वल टू आई, बस ये प्रूव करा दिया जाता है कि हाँ ये हम जो थ्योरीज में, सॉरी जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है आई इज इक्वल टू आई, ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट वी कैन प्रूव थ्योरेटिकली ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन क्यों दोनों इक्वल होते हैं वो नहीं बताते हम लोग फिजिक्स में, क्योंकि उसके लिए फिर आप इलेक्ट्रॉन किस तरह से लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है पूरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जा करके, तो हमें लगता नहीं है कि किसी ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स को यूज करके किसी ने कोई ऐसी थ्योरी दिया है जिससे आई इक्वल टू आर प्रूव हो जाता है, दैट हैज नॉट बीन डन, ओके। अगर आप में से कोई करना चाहते हो मतलब इतना रिसर्च तो कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा किया है, तो समझ रहे हो ना। देखो यहाँ से भी आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम लेवल का प्रॉब्लम पता चल रहा है, ठीक है ना, कि ये चीज किसी ने आज तक प्रूव नहीं किया है। हमें लगता है कि आई इज इक्वल टू आर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय डूइंग इलेक्ट्रॉनिक लेवल कैलकुलेशन, कि इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में हो तो यही रहा है ना, लाइट जब आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो लाइट इज इंटरेक्टिंग विथ मैटर, और मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन लाइट और मैटर इंटरेक्शन से ये प्रूव नहीं हुआ है आज तक, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे वो ईएमटी समझ रहे हो ना। देखो एक बात बता रहे, ईएमटी जो है ना वो थर्मोडायनेमिक्स जैसा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप जानते हो ना, जब आप पढ़ते हैं तो गैस पार्टिकल्स के बारे में आप बहुत ज्यादा, जैसे देखो गैस पार्टिकल्स के डायनेमिक्स के बारे में बार बार बात नहीं करते हो, ठीक है ना। उसमें मतलब जैसे उसके टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है ना, उसके प्रेशर की बात करते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल पार्टिकल, ओके, ठीक है। तो वो थर्मोडायनेमिक्स जैसा ही है। yes, यहाँ पे जो है ना हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वहां पे वो नहीं बात कर रहे होते हैं, बस हम एक बल्क प्रॉपर्टी, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये समझ लो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, इट इज मैक्रो सॉरी माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, मतलब बल्क प्रॉपर्टी है ये मटेरियल का, ठीक है। ऑलराइट, thank you, sir. रिफ्लेक्टेड लाइट में ज्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा क्या रिफ्लेक्टेड लाइट में? रिफ्लेक्टेड लाइट में सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज्यादा होता है मतलब सर, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने इंसिडेंट किया था तो रिफ्लेक्टेड में ज्यादा हो गए थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एम्पलीट्यूड मतलब कहाँ पे? हाँ मतलब सर एम्पलीट्यूड लास्ट केस में सर, लास्ट केस में जो भी करा है, लास्ट केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें का सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो एम्पलीट्यूड का होगा वो ज्यादा होगा इलिप्टिकली लाइट से, वो नहीं सर रिफ्लेक्टेड वाले का। कहाँ ज्यादा कहाँ दिखा रहे हैं, छोटा डॉट दिखा रहे हैं ना, तो ज्यादा कैसे हो गया ये सर? इन कंपैरिजन टू ये जो रिफ्रैक्ट हुई है उससे पूछा, उससे कंपैरिजन छोड़ दो, वो सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। वो सब फिर जो है ना थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब कितना हो जाएगा, कितना इसका रेशियो होगा, वो सब निकाला गया है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं जानते, ये सब नोन है, ऑल दिस थिंग्स आर नोन, लेकिन वो फॉर्मूला याद हमें भी नहीं है, ठीक है ना। वो कॉस थीटा साइन थीटा के बीच में कॉम्प्लिकेटेड सब फॉर्मूला आता है, ठीक है ना।
तो वो कितना होता है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हेलो सर। लेकिन हाँ ये हम बता रहे हैं क्लियरली कि ये होते हैं फॉर्मूले इसके, ठीक है ना, देयर आर फॉर्मूले, ठीक है ना। हाँ बोलो हेलो और सर। क्या बोलो। सर जो सीपीएल सर जो लाइट है ये, सर ये मतलब हर केस में सर ये केस देगी हमारा पीपीएल और ईपीएल सर। हाँ प्लेन हर पोलराइज। केस में नहीं, ये जो है ना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, वो सिर्फ तो इसी सर वो केस में। तो सर वो तो ठीक है सर, मतलब अगर मैं सर सीपीएल को सर इस तरीके से इंसिडेंट कराऊं सर मैं कि हम जो हमारे ये सर जो वेरिएशन है सर वो इन द प्लेन ऑफ पेपर हो सर, तो तब भी देगा अरे सर कुछ भी मतलब। करोगे, ये जो है ना क्या वेरिएशन प्लेन ऑफ पेपर में होगा, सीपीएल में तो रोटेट करता रहता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे सीपीएल को, वो तो रोटेट करता रहेगा, वेरिएशन प्लेन ऑफ पेपर में कैसे कर सकते हो। सीपीएल में वेरिएशन इन प्लेन ऑफ पेपर, सीपीएल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में होता है जो ऐसा कर दोगे, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करता रहता है ना, वो एक डायरेक्शन में तो रहता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। एक तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि वेरिएशन इन प्लेन ऑफ पेपर सिर्फ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, वो तो रोटेट करता रहता है, दो कंपोनेंट तो रहेगा ही, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ऐसा होता है। अब इसमें जानते हो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला वगैरह कुछ होते हैं, देखो इसमें जो है ना मतलब आप लोग बहुत ज्यादा मतलब फॉर्मूला इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है ना एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो हम बता देते हैं, मतलब सभी केसेस के लिए अप्लाई होगा, इट विल अप्लाई इन ऑल केसेस। चलो फर्स्ट वाले से हम देखो बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देखो ये जो है ना, मान लो इंटेंसिटी इसकी है I0, ठीक है। अच्छा इस केस में नहीं अप्लाई होता है, ये जो है ना इधर अप्लाई होता है, इस केस में अप्लाई, इस फॉर्मूला जो डेवलप किया गया ना वो बेसिकली ज्यादातर इसके लिए अप्लाई किया गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको रहने दो, फॉर्मूला वगैरह बताना, क्योंकि उससे आज तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, तो इसीलिए उसको हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी कुछ चीजें लिख करके क्या फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्शन बाय सॉरी पोलराइजेशन बाय, ये टॉपिक हमारा क्या था, दिस वाज टॉपिक पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको कहलाता है, कहते हैं अनपोलराइज लाइट रिफ्लेक्ट होने पे प्लेन पोलराइज लाइट बन जा रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जानते हो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अभी देखो हम एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्राई करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देते हैं हम, तो देखो रिलेट करके दे रहे हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हो ना वेव्स के बारे में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हो उससे हम रिलेट करके दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इंटरफेस ऑफ वैक्यूम, ऐसे लिख दो वैक्यूम, ठीक है, एंड ए मीडियम, ठीक है, एंड मीडियम। The question is the electric field of reflected light, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरह से दिया हुआ है E0, और मान लो ये K कैप है, ठीक है, और E टू द पावर आयोटा, और सपोज करो ये लिखा हुआ है 4x प्लस 5y माइनस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, ओके। सो क्वेश्चन इज, ठीक है, सो वेयर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज इफ x equal to 0 plane is interface of two media, ठीक है, टू मीडिया का इंटरफेस x equal to 0 प्लेन है, देन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ गिवन मीडियम। गिवन मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। x इक्वल टू 0 प्लेन इंटरफेस बता दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक है, थोड़ा सा सोचोगे ना एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू थिंक अ लिटिल। देखो ये जानते हो क्वेश्चन आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ने समझ में आ रहा है कि ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन है, कहीं पे पता चल रहा है? देखो कैसे पता चल रहा है, देखो बता रहे हैं ये इंसिडेंट लाइट कैसा है, अनपोलराइज्ड लाइट, और रिफ्लेक्टेड लाइट देखो कैसा है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन दिया हुआ है, प्लेन प्लेन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो इसी से हमें पता चल रहा है, ठीक है ना, कि अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के इक्वल जरूर होगा, बिकॉज दिस हैपेंस ओनली एट कितना आ रहा है, 10/4 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 कहाँ से आएगा? There will not be any 10 factor, okay? फाइव बाई फोर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। देखो सिंपल है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो हाँ ठीक है, 5/4 होगा। देखो ये पहले भी हम बता चुके हैं ना, रिफ्लेक्शन जब डिस्कस कर रहे थे। देखो जैसे ये हमारा इधर मान लो वैक्यूम है, ठीक है ना, दिस इज वैक्यूम और दिस इज मीडियम, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 को हम मान लो n लिख देते हैं और ये n1 को 1 लिख देंगे। अब ये हमारा देखो जैसे क्या कहते हैं, इस तरह से दिखाना होगा कि ये जो है ना हमारा क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस है। अच्छा थोड़ा गलती हो गया हमसे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, चलो फिर भी आंसर तो आ जाएगा। ये हमारा इसमें बोला गया है ना, देखो इसमें बोल दिया गया है कि नहीं ठीक है, हो सकता है सही भी हो। देखो इसमें बोला कि इफ एक्स एक्सिस जो है ना हमारा प्लेन ऑफ x इक्वल टू 0 इज प्लेन ऑफ इंटरफेस है ना, तो x इक्वल टू 0 जो है ना इंटरफेस है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 प्लेन इज इंटरफेस ऑफ टू मीडियम है ना, तो x इक्वल टू 0 इधर है ना, तो इसका मतलब ऊपर में x प्लस हो जाएगा, नीचे x माइनस, तो इसको मान लो हम x एक्सिस बोल देते हैं, इसको y एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है ना, दिस इज y एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारा y होगा, तो ये हमारा x इक्वल टू 0 प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये इंटरफेस है दोनों मीडियम का, ठीक है। तो इसको x इक्वल टू 0 बोल रहे हो ना, तो x इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस को x इक्वल टू 0 प्लेन बोला गया है, ठीक है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए कि इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट बोला गया है, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट आप देख रहे हो ना, इसमें x और y यूज हो रहा है, मतलब इट इज गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसे भी दिखा देंगे कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट इधर से आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, तो ये इंसिडेंट लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, और ये बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो ये एंगल ब्रूस्टर एंगल होगा तभी ऐसा हो रहा है, तो ये एंगल भी ब्रूस्टर एंगल हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट का के वेक्टर है ना, इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट का के वेक्टर इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो दिस इज 4i कैप और प्लस 5j कैप है, ठीक है ना, मतलब इसका x कंपोनेंट 4 है, y कंपोनेंट 5 है। तो हम लोग जानते हैं देखो एंगल जो यहाँ है ना वो x एक्सिस से बन रहा है, tan थीटा बी, यहाँ पे tan थीटा बी इसका डायरेक्शन निकालोगे ना तो x के साथ एंगल बन रहा है, तो इसीलिए y का ky/kx होगा, ठीक है, तो दिस विल बिकम 5/4, ठीक है ना। तो अब हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ में देखो पढ़ चुके हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि tan थीटा बी इज इक्वल टू होता है n2/n1, यही पढ़ा गया। उसमें ऐसा था ना, थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स n2/n1 लिखा हुआ था, तो थीटा बी इक्वल टू n2/n1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 5/4 और n2 की जगह n लिख दे रहे हैं, n1 1 हो गया, तो इसलिए यहाँ से आंसर n इक्वल टू 5/4 हो रहा है, ठीक है ना, दैट्स द आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो अदर क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं ना वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इस ब्रूस्टर्स लॉ पे, ठीक है, आप देखोगे असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ओके।
तो यही दो टॉपिक है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट, तो इसमें भी आपको देखो पता चल रहा है ना कि अनपोलराइज्ड लाइट को जब आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। सो हियर आल्सो वी आर लर्निंग हाउ टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं सीखे हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि अभी देखो इसमें डिस्कस ये किया गया था कि अगर आप सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हो, देखो यहाँ पे ये बताया गया सीपीएल को इंसिडेंट करोगे तो पीपीएल एपीएल में कन्वर्ट होगा, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस सीपीएल। ओके, तो अब हम सीपीएल कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसे बताने से पहले देखो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट देखो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है, और फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इसमें रिलेशन हम लोग, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ बेसिकली डिफाइन किया जाता है, जैसे मान लो किसी भी मीडियम में कोई लाइट वगैरह अगर प्रोपेगेट कर रहा है ना, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है बेसिकली लेंथ ऑफ दैट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो दिस इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली डिस्टेंस, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, डिस्टेंस ऐसे लिखो ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन ड्यूरिंग द सेम टाइम, ठीक है, it takes to travel, ठीक है, a given distance in a medium, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ ए मीडियम जो हम लोग लिखते हैं ना, वो बेसिकली कह सकते हो कि इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वैक्यूम है, ठीक है। इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू है इक्विवेलेंट, इज इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ ए मीडियम इज इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है ना, इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस इन वैक्यूम, ठीक है। इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम है ये, ठीक है ना। सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन ऑफ ए मीडियम इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम है ये, ठीक है ना, ऐसे ही लिख दो, यहाँ इक्विवेलेंट हटा दिए। सेम क्या है मतलब, वो कुछ लैंग्वेज में समझ नहीं है। वो बता रहे हैं, ठीक है ना अभी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी ये क्लास 12 के स्टूडेंट को ही पता होता है, ठीक है। देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द सेम, अच्छा टाइम है ये, टाइम, सेम टाइम, ठीक है ना, इट टेक्स, ठीक है, इट टेक्स टू ट्रेवल ए गिवन डिस्टेंस इन ए मीडियम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन तो बता दिए, डेफिनेशन से स्टूडेंट को ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखो बताया जाता है। जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक ग्लास प्लेट है, ठीक है ना, मान लो ये ग्लास है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है ना। अब मान लो हम क्या बोलते हैं, इसका थिकनेस बोल देते हैं कि d है, ठीक है ना, थिकनेस इज d, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से मान लो ऐसे कोई लाइट बीम हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज लाइट बीम क्रॉसिंग, ठीक है ना। तो लाइट बीम ग्लास के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आप बोलेंगे d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम ग्लास का जो है ना ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालना चाहते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है ना, इन ग्लास, ठीक है ना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन ग्लास निकालना चाहते हैं ना। तो देखो हम क्या करेंगे कि इसको डिफाइन इस तरह से किया गया ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सेम टाइम इट टेक्स, ड्यूरिंग द सेम टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल ए गिवन डिस्टेंस इन
मीडियम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम होता है। तो आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इनटू टाइम लिख देंगे। अब यहाँ पे स्पीड देखो वैक्यूम में हम निकाल रहे हैं स्पीड, ये सी जो लिखा जा रहा है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इनटू टाइम, लेकिन टाइम जो हम यहाँ लिखेंगे ना वो बेसिकली मीडियम के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डी बाई वी, ठीक है ना। ये देखो मीडियम का डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसमें लाइट की स्पीड जो है ये वी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू सी इंटू डी, और वी का वैल्यू आप जानते हो कि सी बाई एन होता है, ये जानते हो ना, वी इज इक्वल टू सी बाई एन। इज दैट ओके? मीडियम में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सी बाई एन होता है, तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो ये एन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी मीडियम का अगर लेंथ डी है ना तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है दैट इज एन इंटू डी, ठीक है ना। कि मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हो, इस मीडियम को हटा देते हैं अगर यहाँ से और मानते हैं कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम में जो वैक्यूम का जो विड्थ लेना पड़ेगा वो एन इंटू डी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीडियम को आप कह सकते हो कि हम इग्नोर कर देंगे कि मीडियम नहीं है, हम मानेंगे कि वैक्यूम ही है हर जगह, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि वैक्यूम का जो लेंथ होगा वो एन इंटू डी होगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर जानते हो मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अगर मान लो हमें पाथ डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का पाथ कितना लाइट ट्रेवल किया, वो पाथ लेंथ अगर लिखना होगा तो हम एन इंटू डी लिखेंगे, इसमें डी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका इक्विवेलेंट इन वैक्यूम को यूज करते हैं, ठीक है ना मोस्टली। तो ये तो हो गया एक ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट, ओके। अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड फेज डिफरेंस एंड, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस रिलेशन, पाथ डिफरेंस रिलेशन, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस रिलेशन, ओके। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वेव का लिखते हो ना तो आप ऐसे लिख देते हो E इज इक्वल टू ई नॉट आयोटा, और जैसे यहाँ लिखा जाता है K डॉट आर और माइनस ओमेगा टी, ये लिखा जाता है। तो ये जो टर्म है ना यहाँ पे, इसी को हम लोग फेज कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको फेज बोल दिया गया, तो मान लो फेज को हम ऐसे लिख देते हैं, फेज जो है ना इसको फाई लिख देते हैं, तो फाई इज इक्वल टू होगा K डॉट आर और माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं कि देखिए वेव इज ट्रैवलिंग, सपोज वेव इज ट्रैवलिंग इन सम डायरेक्शन, वेव जो है ना ऐसे ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज सपोज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन होगा वेव प्रोपिगेशन का, मतलब इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं यहाँ पे के वेक्टर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट, दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में हम पता करना चाहते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है, व्हाट इज दी फेज डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब यहाँ का फेज मान लो φ1 है, यहाँ का फेज φ2 है, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो r1 वेक्टर है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, बट वी आर कैलकुलेटिंग फेज एट टाइम t, दोनों का फेज मतलब इस क्वांटिटी को हम सेम टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट का फेज φ1 है ना, तो यहाँ पे φ1 लिखोगे, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा φ1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये R1, और हम टाइम सेम टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम तो सेम लिख देंगे, फिर φ2 यहाँ पे R2 आ जाएगा और टाइम सेम लिख देंगे, ठीक है ना। तो फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो ये डेल्टा फाई निकलेगा, ठीक है ना। K तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K डॉट और डेल्टा R, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डेल्टा R जो है ना, बेसिकली दोनों के बीच का देखो ये जो है ना बेसिकली ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको बोला जाएगा फेज डिफरेंस और इसको हम बोल देंगे पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। तो दिस इज फेज डिफरेंस और दिस इज पार्ट डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का, ठीक है ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू K डॉट डेल्टा R, समझ में आया ना। यहाँ पे R1 R2 लिखोगे, यहाँ पे दो फॉर्मूला बनेगा, φ1 φ2 का, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो φ1 माइनस φ2 को हम डेल्टा फाई लिख दे रहे हैं और R1 माइनस R2 को डेल्टा R लिख दे रहे हैं। सो दैट्स द जनरल फॉर्मूला बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, ओके। अब आप देखिए कभी अगर ऐसा हो गया कि मान लो ये जो दो पॉइंट हमने लिया ना उसका जो लाइन ज्वाइनिंग है, जैसे इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो दो पॉइंट है इसको हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है वो मान लो K के पैरेलल हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन के दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं और उनके बीच में पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर K और ये डेल्टा R
जो है पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये यही डेल्टा आर वेक्टर यही होगा ना, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना यही डेल्टा आर वेक्टर होगा, ठीक है। दिस इज डेल्टा आर वेक्टर, क्योंकि जैसे देखो ये कोई ओरिजिन है, मान लो आप यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे करके R1 बनाएंगे, यहाँ से R2 बनाओगे, तो R ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी R2 माइनस R1, ओके। तो R2 माइनस R1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा आर यही होगा, ओके। तो दिस इज फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस रिलेशन। तो अगर देखो कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि सपोज वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, ये के वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। अब दोनों देखिए यहाँ पे दोनों जो है ना लाइन ज्वाइनिंग जो है ये हमारा डेल्टा आर बन रहा है, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में फिर डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, के और इंटू डेल्टा आर से लिख सकते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हट जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट जो है ना ये हट जाएगा, ठीक है। तो के इंटू डेल्टा आर लिख देंगे। तो ये इसमें देखो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है, ये पार्ट डिफरेंस हम लोग बोलते हैं बट ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होता है। दिस इज एक्चुअल में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अगर कभी इसे आप किसी मीडियम में अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको सी से मतलब मीडियम में अगर थिकनेस आप देखते हो कि डी है, तो आप वहां पे सिर्फ डी नहीं लिखेंगे, देयर यू विल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है ना। तो आप सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग फिर ऐसे लिख देते हैं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, तो देखो हाईलाइट हम इसी चीज को कर रहे हैं कि इसको बोला जाता है पार्ट डिफरेंस बट एक्चुअली इट इज ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ओके। मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू के को आप 2 पाई बाय लेमडा भी लिख देते हो, तो ये 2 पाई बाय लेमडा और इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जब आप जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में अगर आप क्या बोलते हैं, उसी डायरेक्शन में आप दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होता है। तो देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें इसका भी यूज करना पड़ता है। पर्टिकुलरली नेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जैम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन नेट में इसका यूज करके भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, ओके। उसी तरह से हम फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। मान लो जैसे हम एक ही पॉइंट पे हम 2 बार फेज मेजर करते हैं अलग अलग टाइम पे, तो एक रिलेशन देखो यहाँ से ये भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम एक ही पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट, 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे एक बार हम टाइम t1 पे, ठीक है ना, एंड t2, एक बार t2 टाइम पे हम फेज मेजर करते हैं। तो t1 और t2 टाइम पे हम इस पॉइंट पे फेज मेजर करेंगे, तो एक बार phi1 आएगा फेज और एक बार phi2 आ जाएगा फेज। तो फिर phi1 और phi2 क्योंकि टाइम अलग अलग आप पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा, देखो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी होगा टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको 2 पाई बाई टी और इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस रिलेशन है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, इसका हालांकि बहुत कम यूज होता है, ठीक है। मोस्टली जो यूज होता है प्रॉब्लम्स में ये इसी का यूज होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्शन ऑफ CPL, EPL एटसेट्रा, ठीक है ना। सो नाउ सर लास्ट वाला दिखा दीजिए। हेलो सर। यस सर ये जो लाइट जो सन से डायरेक्ट आ रही है एटमॉस्फेयर में, ये अनपोलराइज लाइट की कैटेगरी में आती है? हाँ, वो अनपोलराइज्ड लाइट। ओके सर। ओके, नाउ प्रोडक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको कभी मिस नहीं करोगे, इससे क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ CPL और एंड EPL, इलिप्टिकली CPL मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो आप ये सभी जानते हैं, आप लोग इसी मैकेनिज्म का यूज करते हैं इसमें। CPL जो होता है, CPL आप जानते हैं 2 परपेंडिकुलर PPL होता है ये,
ठीक है ना, जिसमें इक्वल एम्पलीट्यूड होता है, इक्वल एम्पलीट्यूड, और फेज डिफरेंस π/2, ठीक है, ये तभी सीपीएल बनता है। व्हाट अबाउट ईपीएल? ईपीएल क्या होता है? दिस इज टू परपेंडिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है ना, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस ये कितना होता है? एक्सेप्ट n पाई सर, कुछ भी हो सकता है। पाई के पाई नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होगा, बाकी बस कुछ हाँ, भी होता है। एन पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन पाई में फिर प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है, ठीक है ना, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट शुड नॉट बी एन पाई, ओके, ठीक है। तो हमें देखो बेसिकली करना क्या है कि हम समहाउ हम लोग जो है ना दो प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है, और उनके बीच में अगर हम फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है ना, π/2 का, ठीक है, तो उससे बेसिकली क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस π/2 और एम्पलीट्यूड इक्वल कर दें तो सीपीएल बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीपीएल एंड ईपीएल, ओके, तो इसके लिए हम लोग फॉर दिस, देखो अभी शॉर्ट में सिर्फ बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर दिस डबल रिफ्रैक्शन फेनोमेना, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, सीपीएल और ईपीएल प्रोड्यूस करने के लिए मोस्टली डबल रिफ्रैक्शन फेनोमेना का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, देखो कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, देखो कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसे एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल बोला जाता है, ठीक है ना। देखो व्हेन लाइट, ठीक है, एंटर्स इनटू एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल जैसे कैल्साइट है, ठीक है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, कैल्साइट और क्वार्ट्ज एटसेट्रा, ठीक है, देन इट स्प्लिट्स into two beam, वो दो बीम में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है ना, विच आर कॉल्ड ई रे एंड ओ रे, ठीक है, ई, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि दिस हैपेंस एक्चुअली व्हेन लाइट एंटर्स इनटू एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल, ठीक है, जैसे एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल का वेल नोन एग्जांपल कैल्साइट और क्वार्ट्ज है, ठीक है ना, इट स्प्लिट्स इनटू टू बीम्स, ठीक है ना, दो बीम में वो स्प्लिट हो जाता है। वन इज विच आर कॉल्ड ई रे, ई का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ई रे जो लिखा गया ना, ई रे को हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खाली खाली साफ केलं ठीक है, एंड लोक साफ केलं माइक बंद करो, हो ना मग तिकडे आता प्लॉटच पडतात ना। ठीक है, ई रे एंड ओ रे, ठीक है, सो हियर दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, सॉरी, ओ रे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओ रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये कराया नहीं जाता है, ये अपने आप होता है, मतलब नेचुरली, ओके, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओ रे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, ठीक है। अब देखो क्या है,
और दोनों इसमें क्या होता है कि जैसे ओ रे जो है ना, इसको हम लोग ऑर्डिनरी रे कहते हैं। देखो इसमें हम ये लिख देते हैं, इट्स स्पीड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ऑर्डिनरी रे की स्पीड जो है ना सभी डायरेक्शन में सेम होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की इट्स स्पीड इज डिफरेंट। ठीक है, या कह सकते हो इज डिफरेंट, इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे कह सकते हो, इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे when light enters into an anisotropic crystal, then light is then it splits into two beams which are called E ray and O ray. E ray is extraordinary ray, O ray is ordinary ray. Ordinary ray की स्पीड सभी क्रिस्टल के अंदर ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की स्पीड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ठीक है ना, और ठीक है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो रही है, तो इट मींस स्पीड ऑफ ई रे एंड स्पीड ऑफ ओ रे ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, इन जनरल स्पीड विल नॉट बी सेम। तो इसकी स्पीड को चलो हम ऐसे करते हैं ना, जैसे ये ई रे है, इसकी स्पीड को हम लोग सपोज करो वीई लिख देते हैं। ठीक है ना, और ऑर्डिनरी रे की स्पीड को हम वीओ लिख देते हैं। ठीक है ना, तो वीई और वीओ डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि एक अनदर प्रॉपर्टी ये बताया जा रहा है कि ई रे और ओ रे का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है ना कि लाइट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल के अंदर, इसी को हम लोग डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि दो बार दो रेज में कन्वर्ट हो रहा है ना, सो इट इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, सो स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इनटू टू बीम्स, ठीक है, इनसाइड एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल। एनिसोट्रोपिक का मतलब हो गया उसका प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में आइडेंटिकल नहीं होता है क्रिस्टल की प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। सो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू टू बीम्स इनसाइड एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये डबल रिफ्रैक्शन है। तो अब देखिए क्या है कि हमने आपको बताया ना कि ई रे और ओ रे की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे एंड ओ रे, वो जानना हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट नेसेसरी। ओके, बस इसमें इतना ध्यान रखोगे कि क्या बोलते हैं ये कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में किधर होता है वो जानना जरूरी नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले देखो एक ऑप्टिक एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, ऑफ एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल। पहले हम लोग ये देखो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज ये कोई सिंगल लाइन नहीं होगा, ध्यान रखो, इट इज नॉट ए सिंगल लाइन, इट इज ए डायरेक्शन एक्चुअली। ठीक है, इट इज ए डायरेक्शन। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नॉट ए सिंगल लाइन, एक डायरेक्शन है ये, सिंगल लाइन, नॉट ए सिंगल लाइन इनसाइड ए क्रिस्टल। ठीक है, सो इट इज ए डायरेक्शन, नॉट ए सिंगल लाइन inside a crystal, okay, along which, ठीक है, speed of E ray and O ray are equal। ठीक है, ये दोनों इक्वल अगर हो गए, ठीक है ना, तो उसी डायरेक्शन को हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि अलोंग ऑप्टिक एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस जो भी कहिए,
VE इज इक्वल टू VO होता है। तो ये हमने एक डायरेक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो देखो ये एक डायरेक्शन हो गया। अब आप देखिए कि बेसिकली इंसिडेंट लाइट जो होगा उसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा। सो इंसिडेंट लाइट हैज अ डायरेक्शन, ओके, एंड ऑप्टिक एक्सिस हैज अ डायरेक्शन, ओके। तो दो डायरेक्शन हम लोग अब क्रिस्टल के अंदर मान लो हमारे पास है, एक इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होगा और एक ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन है। तो ऑर्डिनरी लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ठीक है ना, ओ रे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओ रे जो है ना, that is perpendicular to the plane formed by incident light ठीक है, इंसिडेंट लाइट एंड, ठीक है, इंसिडेंट लाइट एंड ऑप्टिक एक्सिस। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, लेकिन हम देखो फिर भी बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये जानना, ठीक है ना। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी हम थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे जो होता है ना, दिस इज पैरेलल टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर बोला गया है, बस यहाँ पैरेलल टू द प्लेन बोल दोगे तो मतलब ये एक दूसरा, हम फिर भी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर होता है और एक पैरेलल होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई, ठीक है ना, रिलेटेड टू डबल रिफ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग देखो ये सभी जो है ना, देखो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, बस इंट्रोडक्शन जैसा कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं, बस इतना आपको समझना है कि डबल रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है जिसमें लाइट दो पार्ट में स्प्लिट होती है, ठीक है ना। दिस इज नेचुरली अकरिंग फेनोमेना, ओके। और उसमें दो बीम्स जो बनते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑर्डिनरी, एक को ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, ठीक है ना, और एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोला जाता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। नाउ अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं, देखो प्रोडक्शन ऑफ, बेसिकली क्योंकि हमें हम लोग देखो डिस्कशन भी तो यही कर रहे थे ना कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट बनाने के लिए हमें दो परपेंडिकुलरली प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, तो है ना। तो यहाँ पे देखो बोला गया ना कि इसमें इट स्प्लिट्स इनटू टू बीम विच, ठीक है, दो बीम में स्प्लिट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये टू बीम्स जो स्प्लिट हो रहे हैं ना, देखो इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई रे इज परपेंडिकुलर, मतलब ये जो बीम होगा ना वो प्लेन पोलराइज्ड बीम होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा गया व्हेन लाइट इंटर्स, चाहे ये लाइट कैसा भी हो, ठीक है ना, व्हेन एनी लाइट कर दो यहाँ पे, व्हेन एनी लाइट इंटर्स इनटू एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल, चाहे ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, कोई भी लाइट है ये, it enters into anisotropic crystal, then it splits into two beams, okay, which are called E ray and O ray। तो ये जो E ray है, ठीक है ना, और E ray जो हम लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E ray परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ O ray, मतलब इन लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सर्टेन डायरेक्शन है, तभी तो हम परपेंडिकुलर वगैरह बता रहे हैं ना, मतलब ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट है। तो यहाँ पे आप ये सिर्फ लिख दीजिए टू प्लेन पोलराइज बीम्स, ठीक है ना, टू प्लेन पोलराइज्ड। ये जो स्प्लिटिंग होती है ना दो बीम में, ये दोनों बीम प्लेन पोलराइज्ड है, ठीक है। सो इट स्प्लिट्स इनटू टू प्लेन पोलराइज्ड बीम्स, ओके। एक का पोलराइजेशन दूसरे के पोलराइजेशन के परपेंडिकुलर है, तो हाफ टास्क हमारा अचीव हो चुका है, मतलब एक नेचुरली अकरिंग फेनोमेना में ये चीज पाया जा रहा है कि दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अनपोलराइज्ड लाइट स्प्लिट हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो हमें मिल गए परपेंडिकुलर, अब हमें क्या करना है कि उसका एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करना है और उसका फेज डिफरेंस को कंट्रोल करना है। अब दोनों को फिर मिक्स कर देंगे, तो दोनों को मिक्स कर देंगे ना, ठीक है, तो दोनों को मिक्स करेंगे एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस को कंट्रोल करते हुए, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि फिर हम सर्कुलरली या इलिप्टिकली, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ वी कंट्रोल देयर एम्पलीट्यूड और हाउ वी कंट्रोल देयर फेज डिफरेंस, उसके बेसिस पे ये पता चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप एक चीज और देखिए यहाँ पे, इसमें जो है ना देखिए ये बोला जा रहा है ना कि स्पीड ऑफ ई रे और स्पीड ऑफ ओ रे इज नॉट सेम, स्पीड सेम नहीं है। तो आप जानते हो किसी भी, जैसे लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हम इन दोनों के स्पीड को देखो अलग अलग, इसका स्पीड हर डायरेक्शन में डिफरेंट होता है,
ठीक है ना, बस एक डायरेक्शन है जिसमें दोनों की स्पीड इक्वल हो रही है, दैट इज ऑप्टिक एक्सिस। ओके, अदर डायरेक्शन में स्पीड सेम नहीं है, तो स्पीड सेम नहीं है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग v इज इक्वल टू सी बाई एन लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्टिक एक्सिस के लॉन्ग वी इज इक्वल टू vo है। तो अदर डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ओके, इन अदर डायरेक्शन, इन अदर डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो VE इज नॉट इक्वल टू VO, ठीक है ना, ये VO के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि NE जो है दैट इज नॉट इक्वल टू NO, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि हम जनरली देखो V इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना C बाई N, तो N जब डिफरेंट होगा तभी तो स्पीड डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दोनों लाइट रेज के लिए अलग अलग होती है। अच्छा, आप लोग ये तो जानते हो ना कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी डिफरेंट होता है। यस आप लोग सर। जानते हैं, यस सर। एक कॉशी कांस्टेंट का एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है लैब में, है ना, तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए निकालते हैं, वो डिफरेंट निकलता है। ठीक है, उसी की वजह से कहते हैं ना कि जब लाइट को प्रिज्म से क्रॉस कराते हो, आप प्रिज्म से जब क्रॉस कराते हैं ना लाइट को, तो वो अलग अलग जो हमें विबग्योर स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो इसी वजह से मिलता है, क्योंकि डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिफरेंट होता है। अगर डिफरेंट नहीं होता ना तो फिर लाइट स्प्लिट ही नहीं होती डिफरेंट कलर्स में। ठीक है ना, ऑलराइट। तो देखो जैसे यहाँ पे अनिसोट्रोपिक क्रिस्टल में दो बीम में ही स्प्लिट हो रहा है। ठीक है ना, ये मतलब ये जो लाइट है ना, अच्छा क्या टाइम हो गया? अच्छा, ये ध्यान रखोगे, ये जो लाइट है ना, ध्यान रखो, ये जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो है ना, ऐसा मत सोचोगे कि व्हाइट लाइट है इसलिए दो, मतलब जैसे व्हाइट लाइट को हम जानते हैं ग्लास से क्रॉस कराते हैं तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक जो है ना, मोनोक्रोमेटिक आप समझते हो ना, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, सिंगल लेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। ठीक है ना, तो सिंगल कलर भी बोल सकते हो। तो सिंगल कलर का लाइट दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, वो प्रिज्म वाला जैसा केस नहीं है ये। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्प्लिटिंग इनटू 2 कलर्स, ओके, या 2 वेवलेंथ। ऑलराइट, ठीक है, तो ये देखो हम कुछ बेसिक इसका बता दिए हैं, बस इसी को यूज करके फिर हम अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो आप लोग का भी अभी क्लास वगैरह होता होगा, है ना, तो स्लाइड डाउन कीजिए एक बार, क्योंकि अभी हमें इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आज कंप्लीट हो नहीं सकता है, तो इसीलिए चलो हम नेक्स्ट क्लास में, अभी हमें दो चीजें देखो इंट्रोड्यूस करनी होगी। आप सभी जानते होंगे ये कॉन्सेप्ट, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, है ना। क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, हाँ, ऐसा बोला जाता है कि जो ई रे होती है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, वो रीजन हाँ, क्या वो सभी अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्पीड हर जगह पे डिफरेंट हो जा रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिफरेंट हो रहा है हर डायरेक्शन में। तो अब देखो, जैसे हम देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग स्नेल्स लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये ग्लास लेते हो सपोज करो, और यहाँ से ऐसे लाइट को इंसिडेंट करो 30 डिग्री पे मान लो, ठीक है ना, और इधर से 30 डिग्री पे इंसिडेंट करो, ठीक है ना। तो देखो अभी 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होकर इधर जाएगी, यहाँ पे लाइट इधर जा रही है ऐसे। तो देखो हम लोग स्नेल्स लॉ में ये कहते हैं ना कि आई अगर आपने फिक्स कर दिया तो आर भी फिक्स हो जाता है, यही होता है ना, इफ आई इज फिक्स्ड देन आर इज आल्सो फिक्स्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइट जब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है ना, व्हेन लाइट इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसकी स्पीड डिफरेंट हो रही है, क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिफरेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हर डायरेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि स्नेल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसे इन जनरल स्नेल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलो हम इसको इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, लेकिन कुछ डायरेक्शन में फॉलो भी करता है, ये मत ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऑप्टिक एक्सिस में, हाँ, ई इक्वल्स टू वी नॉट, हाँ, उस केस में फॉलो भी कर लेता है। ठीक है, उसका जानते हो एक्चुअल में ज्यादा यूज नहीं होता है, इसीलिए हम उस चीज को भी मेंशन नहीं किए। ठीक है ना, उसको जानते हो अलग से, मतलब कुछ मान लो आप वेव फ्रंट वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे यूज होता है, अदरवाइज इस सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड के प्रोडक्शन में उस चीज का यूज नहीं होता है, इसीलिए अभी हम उसको बताए नहीं है। ठीक है ना सर, 9 बजे क्लास है ना? हाँ हाँ, आज क्लास है, आप लोग का शेड्यूल में लिखा हुआ था ना। जी गुरुदेव। ठीक है, चलो फिर स्टॉप करते हैं अभी। ठीक है, बाय बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।